जैसे इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो चार चीज को पढ़ते हैं, राजनीतिक इतिहास, प्रशासनिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, आर्थिक इतिहास। किसी भी इतिहास को आप पढ़ेंगे तो चार टॉपिक। राजनीतिक क्या होता है, बात मत करिए एकदम, बताइए राजनीतिक इतिहास क्या है। इसीलिए तो कहते हैं बात मत करिए, ध्यान से सुनिए। अब जैसे हम राजा के बारे में आपको उसकी राजनीतिक जीवन बता रहे हैं कि वो कब गद्दी पर बैठा और उसने कौन सी बाजी धाड़ कर ली, बैठते ही, ठीक है, उसने 11 मील की लंबी दूरी पे चला, दौड़कर आया, बैठ गया, किसी को युद्ध में गया, मार दिया, ये सब क्या है राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन ऐसे आपको कहानी की तरह क्वेश्चन नहीं आएगा कि बाबर का इतिहास लिखिए कि कितने आक्रमण कब कब किए, इस तरह नहीं पूछते हैं। बाबर या आपका कोई भी शासक, अकबर, उसकी नीति, मुख्य नीति क्या थी। अब जैसे बाबर को उसको अगर पढ़ना है तो बाबर की वास्तव में उसके मुख्य, अगर आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बाबर में कौन सी चीज निकल के सामने आती है कि उसका इतिहास को क्यों याद किया जाता है, बाबर को क्यों याद किया जाता है। जैसे बाबर ही पढ़ा रहे हैं हम आपको, तो मान लीजिए थोड़ा सा पढ़ाया हमने आपको, तो बाबर को क्यों याद किया जाता है। या पिछला हमने आपको पढ़ा दिया, आपको इल्तुतमिश पढ़ाया, मान लीजिए पढ़ाया ना आपको। अब आप लोग सोचिए कि इल्तुतमिश से हमको क्या, उससे कौन सा ज्ञान मिल रहा है हमको, क्या वो क्या इतिहास में क्या ऐसा किया है, क्या दे दिया, या मोहम्मद बिन तुगलक क्या। तो जैसे इल्तुतमिश है, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। इल्तुतमिश का प्रशासनिक से आएगा, उसका राजनीतिक जल्दी क्वेश्चन नहीं आता है सबका। इल्तुतमिश अब उसका आता है इक्ता व्यवस्था, बताए आपको। अब इस पे लिखेगा कि 40 शब्द लिखिए इस पे। अब आपको मान लीजिए इसी पे 5 मिनट या 10 मिनट होगा टाइम। अब आपका पैर रुकना नहीं चाहिए, अगर पैर रुका तो आप पीछे हो जाएंगे, तो नहीं सीख रहा। तो एक तो आपको इतनी तरीके से सॉलिड याद होना चाहिए और लिखने की सारी विधि। तो जैसे मान लीजिए इल्तुतमिश का एकता व्यवस्था पूछ लिया, सीधे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। बलबन की राजस्व की नीति पूछ लेगा, बलबन ने चेंज किया था, उसने सिद्धा पैबो से सारी प्रथा अपने एकदम चेंज कर लिया था। बलबन की लोह एवं नीति पूछ लेगा, रक्त एवं लोह की नीति क्या थी, ये 40 शब्द। तो किसी भी शासक का क्वेश्चन वहीं से उठाता है जो उसका प्रभाव डालता है, ठीक है, किसी का भी शासक का आप पूछ देखिए। तो कुछ इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, उनको आपको इंपॉर्टेंट में ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मुगल काल हम पढ़ रहे हैं तो बाबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उसका जो है बाबर की युद्ध नीति यानी राजनीतिक युद्ध नीति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने पहली बार क्या किया, उसने पहली बार उसने तोप जो है तो युद्ध में लाया। उसने युद्ध में बाबर की युद्ध नीति पूछ सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो हर शासक का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, जिस शासक का जिसमें ज़्यादा प्रभाव है। तो ज़्यादातर देखिए क्वेश्चन प्रशासनिक या आर्थिक इतिहास पूछता है, कभी कभी धार्मिक इतिहास भी पूछ लेता है कि इनकी धार्मिक नीति क्या थी, ये भी पूछ लेता है। मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी योजनाएं क्या थी, योजनाओं की विफलता के कारण क्या था, योजनाएं क्या थी या योजनाओं की विफलता का कारण क्या है, हम आपको बताते रहेंगे, लिखवा देंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि टाइम थोड़ा सा बाउंडेड है इसलिए दिक्कत होती है। हम देखिए शुरू करें इसको। देखिए हम आपको बाबर बता रहे थे, बाबर में क्या बताया था हमने आपको, बाबर का देखो पहले नंबर तो राजा का काल 1526 से 1530 ईस्वी, 1526 से 1530 ईस्वी, ये बाबर का काल है, ठीक है। हमने आपको बताया था पानीपत का युद्ध बता दिया था, खानवा का युद्ध, वो 2 युद्ध बता दिए थे। बाबर के देखिए क्रम से आता है, पहला पानीपत का युद्ध,
कब लड़ा गया था? 1526। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है। बाबर की विजय का कारण क्या था? तोप का प्रयोग। हम ये नहीं कह रहे पहली बार तोप का, लेकिन कारण क्या था? तोप का। ये आता है, तोप का उपयोग किया इसके बाद। दूसरा उसमें खानवा युद्ध किया। खानवा में किसको पराजित किया? राणा सांगा। राणा सांगा को पराजित किया। अब तीसरा युद्ध बाबर का आता है चंदेरी का युद्ध। 1526-27, 1528 ईस्वी चंदेरी का युद्ध। ये जो लोदी थे ये अफगानी थे। हमने आपको बताया था बहलोल लोदी आया था, वो अफगान से आया था, अफगानी था। तो बहुत से अफगानी अभी भारत में रुके हुए थे, वो नहीं चाह रहे थे कि बाबर शासक बने, बाबर शासन करे। वो चाहते थे कि बाबर यहाँ से चला जाए, रुके ना। तो कई अफगानी लोग उसके बाबर के, अफगानी जाति मुस्लिम में अफगान, पठान, ये सब लोग क्या है अलग अलग के थे। ये नहीं चाह रहे थे अफगानी कि बाबर आके भारत पर आक्रमण करे। तो इन लोगों उस समय कई राजाओं की शरण में जाते थे। तो उस समय चंदेरी का राजा था मैदनी राय। चंदेरी के शासक का क्या नाम था? शासक मैदनी राय था। मैदनी राय ने अफगानों को शरण दे दी, इसीलिए चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर एवं मैदनी राय के बीच में। बाबर ने उससे चंदेरी मांगा। चंदेरी कहाँ है? चंदेरी किस जगह? कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कि और दूसरे स्टेट में? देखिए चंदेरी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश वाले रास्ते में पड़ता है, झांसी के पास है। ठीक है। तो चंदेरी के बदले में बाबर ने शमशाबाद देने को कहा, लेकिन मैदनी राय ने मना कर दिया। इसलिए यह युद्ध होता है और बाबर की विजय होती है। 1528 ईस्वी में बाबर ने मैदनी राय को पराजित कर दिया। देखिए बाबर ने मैदनी राय को पराजित कर दिया। ये तीसरा 1528 ईस्वी में युद्ध हुआ था। 1529 ईस्वी में आगरा का युद्ध हुआ। आगरा का युद्ध अफगानों एवं अफगानों एवं बाबर के बीच में ये क्या हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा क्या है? नदी है। ठीक है। घाघरा का ये युद्ध हुआ 1529। इस युद्ध में बाबर जीत गया। ठीक है। इस युद्ध में बाबर क्या हुआ? जीत गया। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है। तो चारों युद्ध, इसको आप लोग नोट कर लिया? नोट कर लीजिए। ये चारों युद्ध हुए। पहला कौन सा है? कापी मत देखिए, इसी से तो पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या जा रहा है। कापी देख के बता नहीं सकते हो। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जैसे हमने बोला आपने सुना, ये लर्निंग स्पीच होती है। ठीक है। जितनी देर
अभी आपके कंसंट्रेशन में एक दूसरे से मान लीजिए आप बात कर रहे हैं या एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग से इधर उधर काए तो जो हम बोल रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आएगा। ये बात मान लीजिए। अभी हम कहिए तो एग्जाम्पल बताएं, सिर्फ 2 ही 3 लोग बता पाएंगे, 4 लोग, या तो कुछ लोग मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, कहीं और दिमाग हो, ये भी हो सकता है। तो एकदम एग्जैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मुग़ल हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको समझिए। इसको नहीं समझ पाएंगे तो मुग़ल इतिहास नहीं समझ में आएगा। इसको बंद करते हैं, चलिए 1 सेकंड इसको ऐड करते हैं। देखिए अब हम बताते हैं बाबर ने क्या युद्ध लड़ा। तो पहले तो उससे क्रम से क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन सा, और फिर घाघरा। ये 4 युद्ध बाबर ने लड़े, अपने जीवन में चारों युद्ध जीत लिया। तो पानीपत, ठीक है, चारों युद्ध के जीतने के अलग अलग कारण थे। अब बाबर ने सोचा कि हम यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं इंडिया में, इसी वंश पे स्थापना कर दिया, यहीं पे वो रहने लगा। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटने लगती है, उसका जो बड़ा लड़का रहता है हुमायूं, वो बीमार पड़ जाता है। हुमायूं बीमार पड़ जाता है, और लेकिन जब ये दिखाता है किसी ज्योतिषी को तो उल्टा हो जाता है, बाबर बीमार पड़ने लगता है, हुमायूं सही होने लगता है। अंत में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर को पहले यहीं पे दफनाया जाता है, आराम साहब, यहीं पे है आराम बाग, आराम बाग आगरा के पास है। बाबर को यहीं दफना दिया जाता है। लेकिन बाबर की इच्छा थी तो उसको जहाँ उसका गृह जनपद है, होम डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे ले जाए। कहाँ पे था उसका होम डिस्ट्रिक्ट? अफगानिस्तान, काबुल। तो लिख लीजिए, बाबर को प्रारंभ में काबुल में दफनाया गया। क्या क्या? आराम बाद में दफनाया गया, बाद में काबुल दफना दिया गया। बाद में काबुल में दफना दिया गया। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर दानशील था, दान देने के कारण उसको लोग कलंदर कहते थे। बाबर ने भी एक पैमाना का आविष्कार किया था, सड़क नापने का, गज बाबरी, गज ए बाबरी नामक पैमाना का आविष्कार किया। गज एक बाबरी नामक पैमाने का बाबर ने क्या किया, स्थापित किया। दूसरा, खानवा युद्ध में तमगा नामक व्यवसायिक कर समाप्त कर। खानवा युद्ध में ये क्या किया, समाप्त कर दिया। ये जो है समाप्त कर दिया। खानवा युद्ध में तमगा नामक जो व्यापार था, ये क्या कर दिया,
बाबर ने समाप्त कर दिया। अब बाबर ने उत्तराधिकारी अपने बड़े लड़के को, देखिए मुगल वंश में वंश परंपरा चली आई, ठीक है, लड़के अपने बड़े लड़के को ही उत्तराधिकारी घोषित किया। तो इसके बाबर के 4 लड़के थे। कौन कौन से? क्या क्या लड़कों का क्या नाम था? हुमायूं और कामरान। और किसी मालूम है? अस्करी और जिंदाल। ये 4 लड़के थे, ठीक है। तो बाबर तो मृत्यु हो जाती है, इसका पूरा साम्राज्य से 4 युद्ध जीता था। तो युद्ध जीतने का क्या मतलब? जैसे जहां युद्ध जीता वो जगह मिल गई कि नहीं मिली? मिल गई। ये आप समझिएगा। युद्ध, देखिए चीज को पूरी समझिएगा। ऐसा नहीं कि मैदान में उनको हरा कर भाग गए और फिर चौट है। जितने एरिया में जिस जगह युद्ध लड़े वो एरिया वास्तव में अपने अंडर में ले लिए, वो स्थान क्या ले लिए? जीत लिए, पूरे उनके साम्राज्य में आ गया। तो बाबर का बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था। अब गद्दी पर बैठता है हुमायूं। हुमायूं का काल है 1530 से 1540। फिर लिख दीजिएगा 1555 से 1556। ये 2 काल है इसका, 1555 से 1556। ये 2 क्या कहते हैं इसका है। तो हुमायूं बड़ी मुश्किल से जब बच गया तो उसको जो है गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन हुमायूं और उनके भाइयों में आपस में झगड़ा हो रही थी, लड़ाई। इससे बचने के लिए उसने क्या कर दिया? अपने राज का बांट दिया, अपने भाइयों में बांट दिया। हुमायूं की सबसे बड़ी गलती ये हुई, अगर एक राजा मान लीजिए गद्दी पर बैठता है और अपने भाइयों को कह दे उत्तर प्रदेश तुम ले लो, मध्य प्रदेश तुम ले लो, ये तुम ले लो, तो क्या हो गया? ये बट जाएगा। तो बाबर ने उस समय ये नहीं किया कि ऐसा नहीं बांटा, उसने तो बांट दिया हुमायूं ने। हुमायूं की असफलता का सबसे प्रमुख कारण यही है कि उसने साम्राज्य को बांट दिया और उसके भाइयों ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वो लड़ता दूसरे से था लेकिन भाई उसको परेशान करते थे, ठीक है। तो लिख लीजिए, पहले ये आपको लिखवा दे रहा है, लिख लीजिए हुमायूं की असफलता। लिख लीजिए हुमायूं गद्दी पर बैठने के बाद, इसको लिखिए, हुमायूं गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। हुमायूं के प्रमुख युद्ध, देखिए उसमें कौन कौन? पहला है दोहारिया का युद्ध। हुमायूं के प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? दोहरिया का युद्ध, हुमायूं एवं महमूद लोदी के बीच में। ये दोहरिया एक स्थान है बिहार बंगाल के बीच में। हुमायूं के ये युद्ध हुआ, दोहरिया का युद्ध हुआ। लिख लीजिए, हुमायूं 1535-36 में 1535-36 ईस्वी में
हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से युद्ध किया। गुजरात के शासक बहादुर शाह से युद्ध किया। 1535-36 ईस्वी में उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह, नोट कर लिया आप लोगों ने? देखिए, हुमायूं दोहरिया ये बिहार और बंगाल यहाँ से जीतने के बाद उसको सूचना मिली कि गुजरात, हम यहाँ दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, हाँ मैप होना चाहिए। देखिए ये गुजरात है और हुमायूं कहाँ पे था? यहाँ था। ये एरिया उत्तर प्रदेश का ये आगरा है, यहाँ पर था। और वो जीता कहाँ? बिहार। कहाँ पे? यहाँ है, यहाँ है। ये बिहार है, देखिए ठीक है। ये बिहार बंगाल आप चले जाते हैं। दोहरिया यहीं पे था और यहाँ से यहाँ गया था। लेकिन उसको सूचना मिली कि गुजरात का जो राजा है ये आगे बढ़ रहा है आगरा की तरफ। ये लौट गया और लौटते हुए गुजरात के शासक से युद्ध किया। हम पहले आपको कहानी बता देते हैं फिर लिखवाते हैं, नहीं तो बीच बीच में हमें लग रहा है कंफ्यूजन ना हो जाए। तो गुजरात के शासक से जब ये युद्ध करने के लिए गया, युद्ध लड़ रहा था, तभी इसके जो भाई हैं, इसके कौन कितने भाई थे? नाम बताइए कौन कौन सा? तेरह। तो इसके एक भाई जो कामरान था उसको तो इसने अपना राज इधर दे दिया। का से कामरान, का से कंधार। ये कंधार पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, यहीं पे उसने अपना राज दे दिया था। जो ये है एरिया ये अपने कमरान को दे दिया था। बाकी अस्करी एक जो भाई था उसको इधर मध्य प्रदेश का इधर का भाग दिया था। तो जब ये यहाँ आक्रमण करने के लिए गया था तो इसका जो भाई अस्करी था वो इसको परेशान करने लगा। वो आगरा की तरफ भाग पड़ा। तो इसलिए बीच रास्ते से फिर छोड़कर आता है, गुजरात से आगरा चला आता है। तो कहने का मतलब है हुमायूं जाता तो है आक्रमण करने के लिए, लेकिन उसके भाई की परेशानी के कारण वो अपना एम अचीव नहीं कर पाता है और लौट जाता है। ठीक है, तो बहादुर शाह को भी पूर्ण तरीके से पराजित नहीं किया उसने और लौट आया। अब इसका युद्ध आक्रमण होता है चुनार में। इसका युद्ध होता है शेर शाह सूरी से। चुनार का किला, चुनार कहाँ है? चुनार है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। ठीक है, चुनार मिर्जापुर में, जहाँ विंध्यवासिनी है ना, विंध्याचल के पास ही वहीं पे है, ये चुनार है। तो चुनार लिख लीजिए। 1537 ईस्वी में हुमायूं एवं शेर शाह के बीच सर्वप्रथम चुनार के किले को लेकर युद्ध हुआ। 1537 ईस्वी में जो चुनार का किला था इसको लेकर हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में भी हुमायूं अभी युद्ध ही लड़ता है, तब तक बंगाल की सूचना मिल जाती है कि बंगाल में उपद्रव पहुंच गया है। तो ये समझौता कर लेता है, किससे? शेरशाह सूरी से। और उसके आगे चुनार यहाँ है, देखिए नक्शा इसीलिए देखना चाहिए। ये चुनार है यहाँ पर, ये मिर्जापुर है यहाँ पर, अब आ जाता है बिहार। ये इसी रास्ते से चुनार यहाँ पे आक्रमण करके बंगाल चला जाता है। बंगाल में अफगान लोग रहते हैं, यहाँ पे उपद्रव होता है तो बंगाल पहुँचता है। बंगाल में वो विजय हो जाता है और बंगाल का नया नाम रखता है जनता बाद। लिख लीजिए
1538 ईस्वी में हुमायूं बंगाल पर आक्रमण करता है एवं बंगाल की राजधानी गौड़ पर कब्जा कर लेता है। गौड़ का नाम बदलकर जन्नताबाद रख देता है। गौड़ का बाद में इतना आपने, अब ये बंगाल गया हुआ था, बंगाल को तो वो जीत लेता है, वहाँ पर रहता है, लेकिन उसको सूचना मिलती है कि जब राजा राजधानी से दूर रहता है, राजधानी क्या थी इसकी, आगरा थी इस समय, ठीक है, तो जब वो राजधानी से दूर रहता है तो उसको ये सूचना मिलती है कि आगरा में उसके भाई कब्जा करने के प्रयास में, तो बंगाल से लौटता है, और जब बंगाल से लौटता है तो शेर शाह उसके रास्ते में कांटा बन जाता है और एक युद्ध होता है, वो आप लोग जानते होंगे निश्चित। 1539 ईस्वी में ये युद्ध होता है चौसा का, सुना है? जी सर। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में 1539 ईस्वी में ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में किसकी वजह से हुमायूं की पराजय हुई। अब शेर शाह ने इसको जीत लिया। किसी कारण गंगा नदी में, उस समय गंगा नदी बह रही थी, किसी कारण वो गंगा, इस युद्ध का तो बता दें कि ये युद्ध जो है शेर शाह के चालाकी और होशियारी से ये युद्ध उसने जीता था। ये युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को। जून के महीने में क्या होता है? गर्मी होती है, और क्या होता है? मानसून आता है। मानसून कब आता है? देखिए आपको जैसे क्या है कि जो बोलना हम जो चाहते हैं वो बोलिए, आप तो जो चाहते हैं बोलवे करते हैं। जून का महीना आपने गर्मी तो पड़ती है, क्या जुलाई में गर्मी नहीं पड़ती? और खतरनाक गर्मी पड़ती है ना, तो जुलाई में भी पड़ती है, लेकिन जून में मानसून आता है। तो उस समय शेर शाह की सेना जैसे एक स्थान पे हुमायूं ऐसे चला आ रहा था, मान लीजिए इस रास्ते से आ रहा था, और शेर शाह सूरी यहीं पे था, यहाँ पे, और जहाँ हुमायूं खड़ा हुआ था वो ढलान एरिया था, और यहाँ पे नदी बह रही थी, ये ढलान एरिया पे था। तो 2 महीने तक आपस में शेर शाह ने हुमायूं को रोके रखा रहा। 2 महीने तक वो जानता था कि जून के महीने में पानी बरसेगा तो नदी में पानी भरेगा, और पानी जो है ढलान से दूसरे तरफ जाएगी। तो जब यहाँ पानी भर गया तो ये पानी इसके सिविल में आ गया। तो इससे हुमायूं की गलती क्या थी कि हुमायूं ने इंतजार किया, हुमायूं को आक्रमण कर देना चाहिए था, उसने भी इंतजार किया, और
जब पानी बरसने लगा नदी, तभी शेरशाह ने आक्रमण कर दिया और ये किसी तरीके से बच पाया। ये ऐसा कहा जाता है कि ये नदी में कूद गया, तो एक भिखारी भिक्षु व्यक्ति था, उसने इसको बचा लिया। कहा जाता है कि आधे दिन की बादशाहत उसने उनको दे दिया था। तो ये कहानी है 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी जो है विजय हुआ था। इसके बाद शेरशाह रुकता नहीं है, फिर इनको एक युद्ध में पराजित करता है 1540 ईस्वी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। चौसा ये इस समय बिहार है, नहीं गंगा नदी, कोसी नदी नहीं, गंगा नदी। और ये कन्नौज या बिलग्राम ये कर्नासा नदी है, ये कर्नासा नदी के किनारे था, ये चौसा गंगा नदी के किनारे। तो 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें आप लिख लीजिए कि हुमायूं की पराजित हुई। हुमायूं की पराजय हुई 1540 ईस्वी में। इसके बाद हुमायूं का 15 साल जो जीवन था, उसके बाद वो गद्दी पर बैठता है शेरशाह सूरी। 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। जिसमें हुमायूं को विजय प्राप्त हुई। ये 55 है, यहाँ पे 1500 के 55 है। 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें इस युद्ध में हुमायूं विजय हो जाता है, अफगान लोग रहते हैं वो पराजित हो जाते हैं। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ और 22 जून, फिर लिख लीजिए 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध में हुमायूं को विजय प्राप्त हुई। हुमायूं को विजय प्राप्त हुई। बाद में ये दो युद्ध लड़े जाते हैं, ये जीतता है हुमायूं। अभी देखिए जब 40 में पराजित हो जाता है तो ये ईरान चला जाता है बाहर। इसके बाद शेरशाह सूरी का आता है, फिर लौटता है। ये दो युद्धों में वो उसका सेनापति बैरम खां वो जीत लेता है और दिल्ली की गद्दी इसको मिल जाती है। लेकिन ये दिल्ली की गद्दी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। एक बार जब लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहा था तो सीढ़ी से उतर रहा था, उतरते उतरते इसका पैर फिसल जाता है और फिसलते फिसलते गिर जाता है, सिर पे चोट लग जाती है और वो मर जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर जाता है। तो इसको लिख लीजिए, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर कर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं तो
इसको अपने उल्लेख किए ना। अब इसने ये तो चलिए इसका राजनीतिक जीवन था, कुछ इसने अच्छे भी काम किए, उसके बारे में भी जान है, कुछ बुरे कुछ बुराइयाँ भी थी, कुछ अच्छाइयाँ भी थी। इसको ज्योतिष का बहुत शौक, इसको क्या करते हैं। यस सर। देखिए हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं, ज्योतिष से लगाव, जैसे ये आप हेडिंग लिख लीजिए इसको ज्योतिष से बहुत लगाव था। कहा जाता है कि 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था ये। ज्योतिष से इसको लगाव था, जो है अफीम का शौकीन था। भीमपना नामक पुस्तकालय बनवाया था। गुलबदन बेगम ने गुलबदन बेगम थी, इसकी बहन थी, उसने इसके ऊपर एक किताब लिखी, हुमायूं नामा। हाजी बेगम हुमायूं का मकबरा बनवाया। इसकी पत्नी ने इसके याद में मकबरा बनवाया था। जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के याद में मकबरा बनवाया था, वैसे ही इसने ही और इसी की नकल करके ही आगरा का ताजमहल बनवाया गया था। ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। और हुमायूं के मकबरे की नकल करके आगरा का ताजमहल बनवाया गया। इसको लिख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आता है। हुमायूं के मकबरे हुमायूं के मकबरे की नकल करके ताजमहल निर्मित हुआ। तो हुमायूं की देखिए मृत्यु हो जाती है, उसके बाद तो गद्दी पर अकबर बैठता है, लेकिन बीच में इसके बीच में 15 साल का गैप रहता है। कब से कब तक? 1540 से, 1555 से नहीं। हुमायूं का काल कितना है? 1530 से एक तो 40 तक है ना। और फिर कब है? 55 से 56 तक है। अब ये जो बीच में 40 से 55 के बीच में एक दूसरा वंश गद्दी पर आ जाता है, शेर शाह सूरी। क्योंकि वो शेर शाह सूरी इसको हरा दिया था, ये तो भाग जाता है, लेकिन खुद तो गद्दी पर बैठ गया दिल्ली की। शेर शाह सूरी सौ 40 से 1545 तक। सर, जो आगरा का अधिकार कर लेता था उसको दिल्ली का भी अधिकार मिल जाता था ना। हाँ,
दरअसल क्या है कि ये लोग अपना मुख्यालय आगरा और दिल्ली दोनों बनाए थे, ठीक है। बाप ये क्या कहते हैं, आगरा शहर किसने बनाया था? आगरा शहर किसने बनाया था? बाबर ने बनाया था। आगरा शहर का निर्माण किसने किया था? हमने नहीं लिखा है, बताया है कि नहीं बताया? बताया कि कितने सिकंदर लोदी ने। देखिए, इनको याद है, किसी ना किसी को तो याद है। और इतने लोग भूल कैसे जाता है? आगरा शहर नहीं भूलता, ताजमहल याद रहता है कि शाहजहां ने बनवाया, तो आगरा शहर क्यों भूल जाता है? देखिए, आगरा शहर सिकंदर लोदी ने अपने बचने के लिए बताया था। तो सिकंदर लोदी यानी लोदी वंश का शासक वहीं जाके रहने लगा था। इब्राहिम लोदी भी यही करता था। तो आगरा और दिल्ली बहुत पास है, तो ये लोग आगरा में भी रहते थे, दिल्ली में भी रहते थे। बाद में शाहजहां के समय दिल्ली को वास्तविक राजधानी बना दी गई थी। जो लाल किला बनाया है वो शाहजहानाबाद एक नगर बनाया गया था शाहजहां के समय। तो इस समय आगरा और दिल्ली, वास्तव में ये लोग आगरा में शासन करने लगे थे। तो शेर शाह सूरी गद्दी पर बैठता है 1540। इसके बचपन का नाम फरीद था। फरीद था। शेर को मारने के कारण हसन खान ने शेर शाह की उपाधि दी। हसन खान ने शेर शाह की उपाधि दे दी थी उनको। देखिए, एक और उपाधि है हजरत ए आला, लिख लीजिए, हजरत ए आला की उपाधि नाम दी। हजरत ए आला की उपाधि दे दी थी। अब आपका देखिए, ये तो इसका प्रारंभिक ऐसे ही जीवन हो गया। इसका शेर शाह का इम्पोर्टेंट चीज है इसकी विजय और प्रशासन दोनों, ठीक है। अब आपको बता शेर शाह की युद्ध नीति, शेर शाह की युद्ध नीति। तो 1541 गख्खर प्रदेश की विजय, इसको नोट कर लीजिए, तब इस बात तब बताते हैं आपको पूरा। 1541 में गख्खर प्रदेश की विजय इसने की। 1542 ईस्वी मालवा की विजय। 1542 ईस्वी में मालवा की विजय की। 1543 ईस्वी रायसीन की विजय की। 1543 रायसीन की विजय की। रायसीन का शासक पूरनमल। पंद्रह सौ 44 ईस्वी मारवाड़
से युद्ध। अंतिम युद्ध 1545 ईस्वी कालिंजर विजय हुई। कालिंजर का शासक कीरत सिंह। इतना आपको लिख लिया। देखिए ये शेष आके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दो युद्ध तो आपको लिखवा ही चुके हैं। ये गक्खर, ये पश्चिम में पड़ता है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति गक्खर में रहती थी, इस पे गया और शेरशाह जीत लिया। मालवा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये एरिया, यहाँ पे मल्लू खां एक व्यक्ति शासन करता था, उस पर आक्रमण करके जीत लिया। मालवा का मतलब मध्य प्रदेश, जिसको हम एमपी कहते हैं, ठीक है, वो मालवा है इस समय का। ये उत्तर प्रदेश, ये आगरा यहाँ से गया, ये जीत लिया, मध्य प्रदेश जीत लिया। इसके बाद आता है रायसीन। रायसीन भी आपका ये चंदेरी जो मध्य प्रदेश के पास है, ये पूरा एरिया है चंदेरी, ये देखिए मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है और ये झांसी जिला है। यहाँ पे ये चंदेरी है, यहीं पे रायसीन था, यहीं पे। तो रायसीन पर शासक था, इसका शासक हमने बताया है क्या, कौन था? पूरनमल। तो पूरनमल पर यह आक्रमण करता है, लेकिन ये जीत नहीं पाता है। तो बाद में ये धोखे देकर पूरनमल को एक सूचना भेजता है कि हम आक्रमण आपको जो है जीतेंगे नहीं, आपका राज वापस कर देंगे। इस बात को पूरनमल मान लेता है। जब इससे समझौता करने के लिए आता है तो बाद में इस पर आक्रमण करके हत्या करवा देता है, और ये इसके जीवन में दाग है। इसी को देखते हुए इसका एक लड़का आत्महत्या भी कर लेता है, जो शेरशाह सूरी का है। तो ये इसका नेगेटिव पन था शेरशाह सूरी का। 1544 ईस्वी में मारवाड़ राजस्थान में पड़ता है, ये गुजरात है, ये देखिए राजस्थान ऊपर है। मारवाड़ इस समय का जोधपुर सुने, हाँ वही है। तो ये मारवाड़ जाता है, मारवाड़ का शासक मालदेव रहता है, लेकिन मालदेव को वो जीतते जीतते हारने लगता है, लेकिन बाद में किसी तरीके से वो जीत पाता है, वो भी षड्यंत्र से। अंतिम युद्ध होता है कालिंजर। कालिंजर का किला बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसको भी जीतने के लिए ये जाता है, इसके पहले एक शासक रहता है, वो भी बहुत परेशान हो जाता है। कालिंजर में हम आपको बता दे रहे हैं, आपको शासक का नाम बताना होगा कि उसको परेशान महमूद गजनवी गया था कालिंजर पे आक्रमण करने के लिए। उसको रास्ते में कहीं कोई परेशानी नहीं आती है, लेकिन एक शासक उसको परेशान कर देता है। उस समय कालिंजर पे कौन शासक था, उसको याद है। ये चीज़ हम लिखाए नहीं थे, लेकिन हम जवानी बोले थे, मतलब मैं बोला था, मुझे पूरी याद है कि हम बोले थे। किसी को याद नहीं है इतिहास। इतिहास लिखने से ज़्यादा सुनने में याद हो जाता है। एक हिंट भी दे रहे हैं, वो चंदेल वंश था उस समय। उस समय चंदेल वंश का कौन शासक था जिसने महमूद गजनवी को परेशान कर दिया था? प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में था।
चंदेल वंश का एक राजा था, महमूद गजनवी को कोई नहीं रोकता है, वो परेशान कर देता है। और एक हिंट देते हैं, वो जाता है एक संघ बनाता है राजा को, एक राजा को मार देता है क्योंकि वो महमूद गजनवी को सामने आत्मर्पण कर देता है। आप बताइए। उसका नाम था विद्याधर, विद्याधर। और ये भी चंदेल, देखिए कालिंजर ये अंतिम युद्ध होता है 1545 ईस्वी में। कालिंजर यहाँ का शासक रहता है कीर्ति शाह। जब शेर शाह सूरी इस किले को नहीं तोड़ पाता है, ठीक है, तो वो एक जो है उस समय तोप का गोला फेंकता है। वो गोला इस महल से यानी इस किले से रिफ्लेक्ट यानी वापस होकर बारूद में गिर जाता है और शेर शाह सूरी झुलस जाता है। अंत में वो किला जीत तो लेता है और वहीं पे शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो लिख लीजिए, कालिंजर आक्रमण के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कालिंजर आक्रमण के समय शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह की देखिए सफलता उसके युद्ध से भी ज्यादा प्रशासन उसका था। 4 महत्वपूर्ण विभाग थे। दीवान ए वजीरात, दीवान ए वजीरात, इसको नोट कर लीजिए। दीवान ए वजीरात, दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज, दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत, दीवान ए इंसाफ, दीवान ए वजीरात। ये 4 विभाग थे। लगान व्यवस्था लेकर आता है, हम आगे लिखते रहे, ऐसे लिख लीजिए आप लोग। लगान व्यवस्था, सैन्य विभाग, विदेश विभाग, पत्राचार, ये 4 विभाग इंपॉर्टेंट थे। केंद्र इनका बना हुआ था, केंद्र के नीचे प्रांत यानी राज, शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था थी। और प्रांत के नीचे, राज के नीचे जिला यानी सरकार, जिला, और इसके नीचे परगना, तहसील, और परगना के नीचे ग्राम। यही आज ये शेर शाह सूरी का ही हमारे देश में चल रहा है। यही परगना आप लोग सुनता है नहीं सुनते, यही चल रहा है। सरकार उस समय कहते थे तहसील और गांव, परगना। लेते हैं
बंगाल में को 19 सरकार में विभाजित किया। बंगाल को 19 सरकार में विभाजित किया था। इसको लिख दिया, यस ऐड कर ले इसको, ऐड कर ले। यस ये देखिए, ये तो डिवीजन था। अब देखिए इसने खेती कृषि में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। कृषि व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था अपना। रैयत मतलब सीधे किसान से लगान 1/3 कर। एक बटे 3 कर इसने दी थी। एक बटे 3 कर ये देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किया था, लगान 1/3 कर ये देता था। और ये नगद एवं अनाज दोनों तौर पे, अनाज दोनों तरीके से लगा। पैमाइश करके लगा, जिसे जब्ती प्रणाली कहते थे। जिसे किसान से कबूलियत पत्र व्यवस्था की शुरुआत। किसान से कबूलियत पत्र व्यवस्था की शुरुआत की गई। राई फसलों की सूची के अनुसार लगान निर्धारण। तो ये आपने देख लिया। इसमें से आप लोग समझ में आया कबूलियत पत्र क्या है? कबूल सुना क्या है? कबूल क्या है? स्वीकार करना। तो सीधे बोलिए, ये फारसी शब्द है या उर्दू शब्द? इसका मतलब है एक्सेप्ट करना। तो कबूल मतलब होता है एग्रीमेंट हुआ था, इसको कहते हैं अंग्रेजी में एग्रीमेंट या समझौता। ठीक है, एक समझौता कि किसान एक कागज़ पे लिख के देता था कि हमारे पास 4 बीघा ज़मीन है और इसमें 10 कुंतल गेहूँ होगा, तो 1/3 के हिसाब से हम आपको दे देंगे। तो ये जो पत्र कहलाया उसको ही ये लोग कबूलियत पत्र कहते हैं। तो ये कबूल पत्र पे से साइन कौन कौन करेगा? है किसान और राजा दोनों का ये साइन हो जाएगा।
तो इससे ये होगा कि ये एविडेंस रहेगा कि हमने आपसे ये, इसके बदले आप जबरन नहीं ले पाएंगे। तो ये कबूलियत पत्र पहली बार शुरू किया किसने? इन्हीं ने, ठीक है, सबसे पहले यही ने। और फसलों की सूची बनाई गई कि कौन सी फसल, जैसे गेहूं है, जौ, चना, मटर, सरसों, गन्ना, जो भी है, धान, जो भी है, तो उसकी उन्होंने सूची बनाई। अब इनका देखिए सिक्का, पैसा इन्होंने जो चलवाया, ठीक है, हम लोग रुपया कहते हैं ना, सबसे पहले नहीं चलवाया। चांदी का जो सिक्का था उसको रुपया कहते थे। लिख लीजिए, चांदी का सिक्का रुपया, तांबे का सिक्का दाम। लिख लीजिए, चांदी का जो वो होता था वो चांदी का सिक्का रुपया, तांबे का सिक्का जो था दाम हो गया, ठीक है, ये सिक्का हो गया, ठीक है। लिख लीजिए, शेरशाह के सिक्के प्रणाली को ब्रिटिश सरकार ने अपना लिया था। ब्रिटिश सरकार ने अपना लिया था, शेरशाह का जो रुपया था उसी को उन्होंने अपना लिया था, जैसा था वैसे ही अपना लिया था। निर्माण, अभी पैसा तो चला लिया उन्होंने, कुछ बनवाया भी था, निर्माण करा। रोहतासगढ़ का किला बनवाया, दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला भी शेरशाह सूरी ने बनाया। रोहतासगढ़ का किला भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। और जीटी रोड, क्या चीज, जीटी रोड का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, बंगाल से लेके लाहौर तक यानी पाकिस्तान तक जाने वाला जो रास्ता है उसका निर्माण कराने वाले कौन थे? शेरशाह सूरी थे। उन्होंने ही ये चीज को निर्माण करा दिया था। सराय, सराय का क्या मतलब होता है? आश्रय घर। इस समय तो बहुत देखा जाता है, ठंडी में जो लोग गरीब रहते हैं उनके लिए जो है रात में सरकार जो है वो बनाती है रात में रुकने के लिए। तो ये सराय, सड़क के किनारे सबसे ज़्यादा सराय बनवाने वाले यही थे। 1700 सराय का निर्माण शेरशाह सूरी ने। सबसे ज़्यादा 1700। उस समय ऐसे घर, मकान, नगर, बाजार नहीं होते थे, एकदम खाली रास्ता होता था। 200 साल 300 साल पहले ये आप जो देख रहे हैं ये यहाँ क्या रहा होगा? जंगल पूरा, ठीक है। तो राजा सड़क बना के किनारे किनारे रात में रुकने के लिए, डाकुओं से बचने के लिए एक आश्रय स्थल उसको बोलते हैं, ये बनवाने का काम किसने किया? किसने किया? शेरशाह। चलिए इसको लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए इसके बाद
इससे जो छूटा होगा लिखवा देंगे। अब गद्दी पर बैठता है अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। सर 1550 के बाद और 1555 के पहले कौन? हाँ, उनके दो बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन उनका इतिहास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको बाद में लिखवा देंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख लीजिए आप, ठीक है। 1556 से 1605 ईस्वी में अकबर का आप लोग 1556 से 1605 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था पर गद्दी पर अकबर बैठा था। 14 वर्ष की अवस्था पर गद्दी पर बैठा। 14 वर्ष की अवस्था पर गद्दी पर अकबर बैठा हुआ था। और गुरदासपुर जो पंजाब है, वहां पर काला नौर नामक एक स्थान है, वहीं पर वो सिकंदर सूर से लड़ा हुआ है। सूरवंश के ही एक सिकंदर सूर, लिख लीजिए। गुरदासपुर, ये पंजाब में है। गुरदासपुर के काला नौर नामक स्थान पर अकबर का राजअभिषेक किया गया। यहीं पे इसको सूचना मिली कि इसके पिता की मृत्यु हुई। लेकिन ये सूचना बहुत गोपनीय दे दी गई थी। इसको लिख लीजिए। काला नौर नामक स्थान पर अकबर को ये पता चलता है कि अकबर का जो गुरु होता है वो बैरम खां होता है। बैरम खां उसको हुमायूं ही अपने साथ ईरान से लेकर चला आया था, ठीक है। तो ये हुमायूं मर तो जाता है, लेकिन इसकी हल्ला नहीं की जाता है, क्योंकि विद्रोह ना होने पाए। हुमायूं के बदले हुमायूं के एक हमशक्ल को बैठाया रह जाता है कुछ दिन के लिए, जब तक अकबर गद्दी पर ना बैठ जाता है। तो जब अकबर पहुंचता है तब ये गद्दी पर बैठता है। इसका अकबर का जो गुरु होता है वो होता है बैरम खां। बैरम खां को ईरान से हुमायूं लेकर चला आया था। तो जब गद्दी पर बैठता है उसी समय सिकंदर एक आदिल शाह सूर रहता है, उसी का एक सेनापति रहता है हेमू। वो आगरा में कब्जे करने के लिए, उस समय आगरा पे ये लोग बैठे कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे थे। तो आगरा में युद्ध, मतलब वो आगरा के एक स्थान पर युद्ध जीत जाता है। इधर गुरदासपुर से, गुरदासपुर कहाँ है? पंजाब। और पंजाब के दक्षिण में कौन सा राज्य है, ये आपको जानना चाहिए। ये देखिए, हम जब जहाँ पे मार्कर रख रहे हैं वो क्या है? पंजाब है। इसके साउथ में क्या है? हरियाणा। अकबर यहीं था। अगर आप ऐसे समझेंगे ना तो नहीं भूलेंगे। अब ये पंजाब से ऐसे चलता है, यहीं आ जाता है। इधर हेमू आगरा में पराजित करता है लोगों और आगे बढ़ता है। तो जब हरियाणा पहुंचता है तो फिर उसी एक स्थान पर युद्ध हुआ जो पहले भी हुआ था, पानीपत। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। तो पानीपत में दूसरा युद्ध होता है। लिख लीजिए, 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, सॉरी अकबर एवं आदिल शाह, या इस तरह से लिखिएगा, आदिल शाह सूर, या ऐसे लिखिएगा बैरम खां एवं हेमू के बीच में हुआ। इस युद्ध में बैरम खां ने हेमू को मार दिया, उसको मार दिया और जीत लिया। अकबर तो 14 ही साल का रहता है
और गद्दी पर पूर्ण रूप से ये राजा, मतलब एक युद्ध जीतने के बाद तो राजा की और प्रशंसा होने लगती है, इसलिए ये राजा बना था, पूर्ण रूप से राजा बन जाता है। और इसके बाद ये भी आपने पानीपत का, जिसमें अकबर एवं आदिल शाह या बैरम हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजय। अब बैरम खां क्या किया, इसका संरक्षक बन गया, इसका गार्जियन बन के इसके शासन कर लिया। तो बैरम का अकबर का गुरु था? हाँ, बैरम खां ईरान का रहने वाला था, और जब हुमायूं को शेर शाह सूरी ने भगा दिया था तो हुमायूं बैरम खां के साथ ही आता है और अपने सेनापति बना लेता है। तो जब हुमायूं मर जाता है तो यही बैरम खां अकबर को राजा बनाता है, लेकिन बीच में षड्यंत्र चाल चल जाती है। इसकी एक धाय माँ रहती है, धाय माँ रहती है, उसने उस धाय माँ का क्या नाम है ये मालूम होगा? ये देखिए आपको मालूम है, जब मालूम है क्या क्या मालूम है आपको? माहम अनगा, माहम अनगा रहती है। माहम अनगा जो है वो षड्यंत्र करती है कि बैरम खां को बाबर से अलग कर दिया जाए, ठीक है, और अंत में सफलता मिल जाता है। इसको ऐड करते हैं। तो 1556 से 1560 के बीच में अकबर जो है महिलाओं के नियंत्रण में, अपनी माँ के नियंत्रण में आ जाता है। लिख लीजिए, 1556 से 1560 के बीच अकबर अपनी माँ माहम अनगा, ये इसकी धाय माँ थी, नियंत्रण में रहता है। लिख लीजिए, तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां की पराजय हो जाती है। तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां की पराजय हो जाती है। देखिए क्या होता है, बैरम खां और अकबर के बीच में जब मतभेद हो जाता है तो अकबर बैरम खां से 3 ऑप्शन देता है कि वो मक्का मदीना चल जाए या उसका गुरु मतलब इस सेनापति का पद छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानता है। तो एक पंजाब के आसपास एक स्थान है तिलवाड़ा, वहाँ वो पराजय हो जाता है और बाद में एक रास्ते में मुबारिज खान नामक एक व्यक्ति उसकी हत्या कर देते हैं। तो इसी तरह बैरम खां का जो शासन था वो ख़त्म हो जाता है। अब 1560 के बाद अकबर क्या है, कुछ नई चीज़ शुरू करता है, उसके कुछ नाम। 1562 में अकबर दास प्रथा की समाप्ति करता है। ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। इसको आप नोट कर लीजिए। 1564 में जजिया कर समाप्त। 1560 से 1564 के बीच में अकबर ने बहुत अच्छे काम किए। दास जो बनाए जाते थे वो लोग बना दिए। 1562 में
1563 में जो तीर्थ यात्रा का लगता था उसको क्या किया, अकबर ने समाप्त कर दिया, और 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया सबसे पहले कौन लिया था? पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए। जजी अभी बता रहे हैं आपने, देखिए जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर क्या अंतर है? जजिया कर तीर्थ यात्रा आप बताइए क्या अंतर है? आप बताइए, कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा? आप बताइए जजिया करते वक्त से वो मतलब क्या होता है? मुस्लिम का अदर मतलब जो ब्राह्मण थे उनके लिए जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर किसको कहते हैं? जजिया गैर मुस्लिमों से किया जाता है, और जब तीर्थ यात्रा करता है तो मुस्लिम जो जाते थे मक्का मदीना या तीर्थ करते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों किया जाता है। अब यहाँ से कौन बताएगा? जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर क्या है? आप बताइए क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है जजिया कर? एक जगह तो मुसलमान नहीं होते तो उसे किया जाता था। जजिया कर जो मुसलमान है, मुस्लिम नहीं हुआ करते। हाँ सही। तीर्थ यात्रा कर क्या? और इसमें जो लोग यात्रा करते थे मुस्लिम नहीं, जैसे आपने कहा जो लोग यात्रा करते थे, तो ये कैसे क्लियर हुआ कौन लोग यात्रा करते थे? मतलब मुस्लिम से लिया जाता तीर्थ यात्रा। तो चलिए तब जो आना था वो आ गया। ऐसा है ना, जजिया कर तो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ठीक है, एक आय का साधन था। तीर्थ यात्रा भी जो गैर मुस्लिम लोग यात्रा करते थे तीर्थ, उनसे लिया जाता था। कभी मक्का मदीना जाने वालों से तीर्थ यात्रा नहीं लिया जाता था, ठीक है। उनको तो दान और दिया जाता था, जकात। जो जकात क्यों लिया जाता है मुस्लिम में, कि जो लोग तीर्थ यात्रा जाते थे उनको और दान दे दिया जाए। तो तीर्थ यात्रा वास्तव में जो हिंदू लोग थे उनसे लिया जाता था। सही बात तो ये है, तीर्थ यात्रा कर किससे लिया जाता था? हिंदुओं से लिया जाता था। और जजिया कर गैर मुस्लिम से, उसमें हिंदू भी थे, पारसी भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, ठीक है, सब आ गए उसमें इंक्लूड। लेकिन तीर्थ यात्रा जैसे बनारस कोई जाता था, कोई इलाहाबाद जाता था, गंगा नहाने गया कोई, तो उनसे लेते थे। उस समय तीर्थ लगते थे ना, आज भी लगते हैं। कैसे 14 जनवरी को लगेगा, वैसे ही, ठीक है। तो वैसे ही माघ का महीना आता है ना, तो वैसे ही तो ये तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त कर दिया। तो ये कल हम आपको अकबर का पूरा इतिहास, उसकी विजय बताएंगे और ये, ठीक है। तो आज हमने देखिए ये 12 चीज़ें आपको बताई, तो फिर प्रीवियस कर लेते हैं। इसमें बता दें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए बाबर, इसमें तो क्रम पूछ लेता है कि 4 का क्रम बताइए। पहला पानीपत है, दूसरा कानवा, तीसरा चंदेरी, चौथा ये पूछ लेगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि बाबर ने इसमें किसमें गाजी की उपाधि धारण की थी, किस किस युद्ध में? इसमें खानवा में और इसमें इन दोनों में गाजी की उपाधि धारण की। तमगा कर किसमें पहले हटाया था? खानवा की, तमगा कर खानवा की। अब देखिए ये है, ये भी क्वेश्चन आता है कि बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, ये हुमायूं की पराजय का कारण पूछा जाता है। तो अपने साम्राज्य का भाइयों में बंटवारा किया, ये ठीक है। हुमायूं का युद्ध भी पूछा जाता है कि प्रथम युद्ध कौन था, ये पूछा गया है कि पहला युद्ध हुमायूं का कौन था। चौसा का मत मार दीजिएगा, ठीक है, चौसा 39 में हुआ है,
पहले वो युद्ध लड़ चुका था, 1532 में हुआ था। ठीक है, इसको नेक्स्ट करें। देखिए, चुनार के किले में पहली बार ये युद्ध हुआ था। ठीक है, गौड़ का नाम हुमायूं ने क्या रख दिया था, ये भी क्वेश्चन। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जनतावाद रख दिया गया था। देखिए, पुस्तकालय की सीढ़ी से उसका नाम था दीनपनाह। हुमायूं को किससे ज्योतिष से, और देखिए इसने हुमायूं नामा इसकी बहन थी, इसी में इसने लिखा है कि बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दी दिया। जहर दे दिया था। ठीक है, ये लिखा गया था आपका, उसकी बहन ने लिखा था कि बाबर क्यों मरा। इब्राहिम लोदी की मां ने ये हुमायूं नामा वाली किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जरूर पूछता है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। हाजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाजी बेगम ने। वो हाजी बेगम एक ईरान की रहने वाली थी। हुमायूं को जब भगा दिया गया था तो उसने ईरान में शादी कर ली थी, और वहाँ से 2 कलाकार को ले आए थे, उसी ईरान की नकल करके ही मकबरा बनाया गया था। उनका नाम था हाजी गयास बेग। उस मकबरे को जिसने बनाया था उसका नाम भी याद है, गयास बेग। गयास बेग ने उस मकबरे को निर्माण किया था और उसकी नकल करके ही ताजमहल करा। चलिए, अगला नेक्स्ट क्या है, शेरशाह सूरी। चलिए, ये तो कालिंजर का शासक जरूर पूछा जाता है, कौन था जो जिससे वो हारते हारते बच जाता है, अंतिम में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, इस डिपार्टमेंट से जरूर पता चले कि दीवाने वजारत किस विभाग से संबंधित है। आरिज सैन्य विभाग से, रसालत से, ये जरूर क्वेश्चन पूछा सकता है। पत्राचार विभाग से संबंधित है। ये उसने एक अलग राज्य में, सरकार का यहाँ क्या मतलब है, देखिए ये देखिए सरकार लिखा है क्या है, ये जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन में, आपको दे देगा कि इसमें सरकार क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, परगना कहते हैं, कि गाँव कहते हैं। तो सरकार जिला होता था। उसने बंगाल में 19 सरकार बांट दिया था, ये लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कौन सी लगान व्यवस्था की थी, जमींदारी की रैयत वाली। ठीक है, लगान 1/3 कर दिया था, नगद एवं अनाज देने लगता था। और कौन सी प्रणाली की शुरुआत की थी, जब्ती का मतलब होता है कि पैमाना लगाकर, पैमाइश करके, मान लीजिए हमको कहीं जमीन से अनाज लेना है तो पहले इसको नाप लेंगे, नापने से क्लियर हो जाएगा कि कितना वहां से अनाज मिलता है। ठीक है, ये चीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि चांदी का सिक्का को क्या कहते थे, सिक्के प्रणाली को अपनाया, किला बनवाया था दिल्ली का पुराना, और जीटी ठीक है, ये अभी अभी आपको बताया। चलिए, ये आपका टाइम हो गया।
जगह से